सबका हो गया ना? चलो, पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक वर्ण संघर्षी व्यंजन नहीं है? ठीक है, मैंने आपको स्वर तंत्र में होने वाले संघर्ष के आधार पर वर्ण दो प्रकार के बताए थे, स्पर्शी और संघर्षी। ठीक है, वर्णमाला में आपके क से लेकर के म तक जो पहले 25 वर्ण हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्शी। बाकी सारे क्या होते हैं? संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब इसमें से देखो कौन सा क से म के बीच में आता है। ठीक है, यो आता है? नहीं। लो आता है? नहीं। ढ़ आता है? नहीं। ये ढ नहीं है, ढ़ है, ढ़ उच्छिप्त व्यंजन है ये। ठीक है, क्या आता है? झ। तो इसका मतलब झ क्या है? झ एक आपका क्या है? संघर्षी व्यंजन है, सॉरी संघर्षी व्यंजन नहीं है, यानी कि क्या है? स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, क्योंकि क से लेकर के कहां तक? म तक पहले 5 वर्णों 5 वर्गों के 5-5 व्यंजन कौन से? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ, 5-5 के वर्ग हैं। तो पहले पांचों वर्गों के 25 वर्ण क्या होते हैं? स्पर्शी होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं? संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इसमें से झ इस श्रेणी में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश की भाषा हिंदी है? संघ शासित प्रदेशों में किस प्रदेश की है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। दिल्ली की तो है ही, इसके अलावा इनमें से किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है? हिंदी। अगर आप हिंदी की बात करोगे कि कितने राज्य हिंदी भाषी हैं, समझ गया ना? तो याद करने का तरीका यह है, आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। क्या है? बिहार। इनसे निकले हुए क्या? स्टेट। कौन निकला इससे? उत्तराखंड। मध्य प्रदेश से कौन निकला? छत्तीसगढ़। बिहार से कौन निकला? 6 तो ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल। ठीक है, उसके अलावा कौन? दिल्ली। कितने हो गए? 6, 3, 9, 1, 10। अंडमान निकोबार भी आपका हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत हिंदी भाषी राज्य घोषित किया है। समझ गया ना? जो आपका क्या है? हिंदी भाषा अधिनियम है 1963 का, उसके तहत इन्हें हिंदी भाषी राज्य बनाया गया है। कोई भी सरकारी पत्राचार होगा तो 1 प्रति इन राज्यों को केंद्र से या किसी अदर स्टेट के साथ पत्राचार में किस में लिखनी होगी? हिंदी में, इन राज्यों को भेजे जाने वाले पत्रों में। समझ गया ना? मतलब हिंदी इन राज्यों की क्या है? राजभाषा है। इसीलिए इनके यहाँ जो भी आपके राजकीय कार्य होते हैं वो किस में होते हैं? हिंदी में होते हैं। तो ये आपके याद करने का तरीका ये है। 6 ये हो गए, 3 कौन हो गए? राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल। 9 दिल्ली, 10 और अंडमान निकोबार 11वां है। ठीक है, इनकी क्या है? हिंदी भाषी क्षेत्र का, हिंदी भाषी राज्य और हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत तो नहीं आता है अंडमान निकोबार, लेकिन हिंदी राजभाषा बनाई है इसने। बाकी ये सारे के सारे 10 के 10 क्या है? हिंदी भाषी राज्य है। ठीक है, इसमें से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अच्छी खासी जनसंख्या है उसकी, 2 करोड़ के लगभग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अशुद्ध है? कौन सी ध्वनि अशुद्ध है? अभीष्ट सही ध्वनि है, सीधा ध है, सीधा सादा ये बिल्कुल सही है। सीधा साधा नहीं होता, क्या होता है? सीधा, सीधा, सीधा और सादा। क्या होता है? सीधा और सादा, ये सही है। नक्षत्र, नक्षत्र भी सही है। बीमारी गलत है, क्योंकि बीमारी में बौ के साथ किसकी मात्रा होती है? बड़ी की। क्या होना चाहिए? बीमारी। बीमारी नहीं होती, बीमारी। बहुतों का गलत हो गया है, समझ गया ना? बहुत लोगों का, क्योंकि तुम लोग उच्चारण में सीधा साधा ही बोलते हो। ये तो सीधा साधा आदमी, सीधा साधा नहीं। सीधा मतलब सीधा, सरल। सादा का मतलब बिल्कुल साधारण। सादा, साधा नहीं, क्या होता है? सादा।
समझ गया ना, सीधा सादा, ठीक है। दुरुपयोग शब्द में संधि होगी, दुरुपयोग का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा दुह धन उपयोग। विसर्ग संधि में आपने लिखा था यदि पहले पद का अंत विसर्ग में हो और दूसरे पद का आरंभ किसी स्वर में हो तो विसर्ग रौ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? रौ में, ठीक है। इसीलिए ये क्या बन गया है, ये रौ में बदल गया। तो आगे ये रौ, इसमें किसकी मात्रा लग गई है? ये ऊ की, दुरुपयोग। क्या हो गया? कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, मृगांक निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? मृगांक किसका पर्यायवाची है? मृगांक चंद्रमा का, चंद्र का। किसका है? चंद्र का पर्यायवाची है मृगांक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आगत शब्द है। आगत शब्द, आगत का मतलब ऐसा शब्द जो किसी बाह्य स्रोत से आया हो, विदेशी, यानी कि भारत की सीमाओं से बाहर से जो भी शब्द आते हैं उन्हें हम आगत बोलते हैं, चाहे वो तुर्की का हो, फारसी का हो, अरबी का हो, अंग्रेजी का हो, फ्रेंच हो, जो भी हो, नेपाली भी क्यों ना हो, भारत की सीमाओं से बाहर से जो भी शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा? आगत, ठीक है। ठोकर देसी शब्द है, देशज। जानवर किसका है? फारसी का शब्द है। लोटा किसका है? देसी है। ये भी क्या है? देसी है। थप्पड़ क्या है? देसी है। तो इसमें से बाहर से कौन आया फिर? जानवर, ठीक है। देशज किन्हें बोलते हैं? भारत की सीमाओं के अंदर आए हैं, अंदर से ही आए हैं, लेकिन इनके स्रोत पता नहीं है, तत्सम के हैं, तद्भव के हैं, या किसी आपके अन्य स्रोत से आए हैं। तत्सम तद्भव के तो नहीं है, उसके अलावा किसी अन्य स्रोत से आए हैं, लेकिन स्रोत ज्ञात नहीं है। जैसे पहाड़ी में बोलते हैं ना गाढ़, नदी को, छोटी नदी को क्या बोलते हैं? गाढ़ बोलते हैं ना। खोला, ये शब्द क्या है? यहां से आ गए। अगर हिंदी में ये शब्द का प्रयोग करोगे कि आज गाढ़ में पानी नहीं है, तो कोई पूछेगा कि आपके गाढ़ शब्द क्या है, तो आप बोलोगे देशज शब्द है। होगा या देशज शब्द? क्यों? क्योंकि यहीं की स्थानीय भाषा से पैदा हुआ है भारत के अंदर, ठीक है। ये सब देशज है। ये क्या है? विदेशी। हमसे क्या पूछा है? विदेशी, यानी कि आगत शब्द, ठीक है। कौन सा एक विलोमार्थक शब्द का युग्म सही नहीं है? कौन सा विलोमार्थक का जोड़ा सही नहीं है? ध्वंस, निर्माण, किसी चीज को खत्म कर देना ध्वंस, निर्माण करना क्या? निर्मित करना, तो सही है, विलोमार्थक ही है। धृष्ट और विनीत, धृष्ट का मतलब उत्सृंखल, मतलब जो आदमी क्या दुष्टता करता है, और विनीत का मतलब जो सौम्य रहता है, ये भी सही है। आर्विर्भाव का तिरोभाव, ये भी सही है। यथार्थ का सत्य, यथार्थ का सत्य पर्यायवाची हो गया है, विलोम नहीं, समझ गया ना। क्या होना चाहिए था? कल्पित। यथार्थ का क्या? कल्पित होना चाहिए था विलोमार्थक। तो इसका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण से निर्मित संज्ञा है? मूल रूप से विशेषण है, निर्मित संज्ञा, फिर बन गई है संज्ञा। ये किससे बना है बताओ? ये मूल शब्द क्या है? चमक। किससे बना है? चमक से। ये किससे बना है? समाज से। ये किससे बना है? गरम से। ये किससे बना है? नीति से। समझ गया ना। चमक क्या है? क्या है? संज्ञा। चमक क्या है? संज्ञा। एक क्या है? प्राकृतिक स्थिति है चमक, समझ गया ना, जातिवाचक संज्ञा होगी। समाज क्या है? संज्ञा शब्द है, समझ गया ना। गरम क्या है? विशेषण, किसी चीज की स्थिति, दशा या स्थिति का बोध कराने वाला, समझ गया ना। गर्म क्या है? गर्मी तो आपका क्या होगा? संज्ञा होगी, ध्यान रखना, भाववाचक। गरम क्या है? आपने कहा गरम चाय, तो चाय की विशेषता बता रहा है ना गरम शब्द, समझ गया ना। तो गरम क्या है? अपने आप में विशेषण है। आपको मिल गया यहीं पर, कैसे मिला? क्या पूछ रहा था? विशेषण से निर्मित है। ये सभी संज्ञा शब्द बन गए हैं। नीति शब्द भी अपने आप में क्या है? संज्ञा ही है, और उससे नैतिक जो बन गया वो भी क्या है? संज्ञा है, समझ गया ना। तो इसमें गरम शब्द क्या है? विशेषण है। तो गर्माहट शब्द विशेषण से निर्मित क्या है? भाववाचक
संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, हाथी जंगल में रहते हैं। हाथी जंगल में रहते हैं, रहते हैं, यह वाक्य है विधिवाचक, अनिश्चयवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक। विधिवाचक, क्योंकि मैंने बोला था कि कोई वाक्य अगर आपको सामान्य सूचना देता है तो हम क्या कहते हैं, विधिवाचक। अगर इसी को हम कहते हैं हाथी जंगल में रहता होगा तो ये क्या हो जाता, अनिश्चयवाचक। हाथी जंगल में नहीं रहते क्या हो जाता, क्या हाथी जंगल में रहते हैं कहते तो क्या हो जाता, प्रश्नवाचक। समझ गया ना। अगर कहते कि हाथी, अच्छा होता कि हाथी जंगल में रहते, क्या होता, इच्छावाचक हो जाता ना। हाथी जंगल में रहो क्या हो जाता, आज्ञावाचक। समझ गया ना। तो इसमें क्या भाव प्रकट हुआ, कोई भाव प्रकट हो रहा है नहीं, केवल सूचना मात्र है। अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के आपके वाक्य होते हैं उनमें से विधिवाचक वाक्य केवल आपको सूचना देता है, अन्य का कोई ना कोई भाव अवश्य निकलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये विधिवाचक वाक्य है। अगला है, सीता तथा गीता और राधा एक साथ पढ़ती हैं, वाक्य में अशुद्धि है। सीता तथा गीता और राधा, मैंने क्या बोला था, जब आपके पास 3 एक साथ एक जैसे शब्द आ जाते हो, 3 संज्ञा संज्ञा आ जाए, 3 सर्वनाम सर्वनाम आ जाए, या 3 या उससे अधिक क्या आ जाए, आपके विशेषण शब्द आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम उन्हें पहले और दूसरे वाले के बीच में क्या लगाते हैं, अल्प विराम, फिर क्या लगाते हैं, और फिर तीसरा वाला। समझ गया ना। तो इसका मतलब यहां पर क्या लिखा है इसने, तथा। तथा अपने आप में क्या होता है, अव्यय शब्द। कौन सा, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होता है। तो यहां पर कौन सी गलती है बताओ, अव्यय संबंधी। कौन सी गलती है, अव्यय। ये अव्यय इसने यहां पर गलत लगा रखा है इस वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैसे, अरे वो बिंदु उसमें वो हमेशा ही गलत लगाए रहता है, टाइपिंग करने वाला बिंदु में हमेशा ही गलत लगाए रहता है, उसको बहुत सीरियसली मत लिया करो। देखो ये क्या लिखा है, समझ रहे हो, उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाना। ये है, ये इस जो ये टाइप करता है इसको 9 की मात्रा ही पता नहीं आज तक, वो हर शब्द में हर उसमें गलत लिखे रहता है। समझ रहे हो। अब उस समय अगर आप उसमें ध्यान दिलवाते तो मैं इसको क्लियर कर देता प्रश्न को। ठीक है, ये गलती तो वैसे भी नजरअंदाज करने लायक है, लेकिन ये नजरअंदाज करने लायक है भी नहीं। ठीक है, ऐसी गलती में फंसना मत। किसी कविता के अंत में रचनाकार का नाम लिखने से पूर्व किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई कविता लिखी, समझ गया ना, आपने यहां पर एक कविता लिखी और लास्ट में यहां पर लिख दिया आपने इसके रचनाकार का नाम, रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा चिन्ह लगाओगे, यहां पर ये चिन्ह लगेगा, निर्देशन चिन्ह। समझ गया ना। ये निर्देशन चिन्ह कैसा होता है, ऐसा। विवरण चिन्ह कैसा होता है, ऐसा। उद्धरण चिन्ह कैसा होता है, ऐसा। इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। योजक चिन्ह उसका ठीक आधा। यहां पर जब हम क्या करते हैं कि मैंने लिखा था ना, कभी किसी रचना या कविता का अंश पूरा होता है तो उसके नीचे अगर हम उसके रचनाकार का नाम लिखना चाहें राइट साइड में, तो हमेशा क्या लगाया जाता है, निर्देशन चिन्ह लगाया जाता है। तो ये क्या है, निर्देशन चिन्ह। तो इसका सही आंसर क्या होगा, निर्देशन चिन्ह। अगला, मखमली जूते मारना का सही अर्थ। मखमली, एक तो जूता मार रहा है लेकिन मखमल का मार रहा है, इसका मतलब क्या है, जूता भी मार दिया और क्या, किसका मारा। अब जूता तो जूता होता है ना, सर में थोड़ी पहनोगे। जूते मारना अपने आप में ही क्या है, खराब है। अब ऊपर से क्या, अच्छा बनने के लिए मखमली भी मार रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक तो मधुर बातें, ऊपर से लज्जित करना। मधुर बातों से, बात तो अच्छी है, मखमल की है, लेकिन है क्या, जूता है, मतलब लज्जित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पत्र में संबोधन में महोदय नहीं होता।
किस पत्र में संबोधन में महोदय नहीं होता? ज्ञापन में। ज्ञापन में महोदय थोड़ी होता है, सीधे नाम से शुरू होता है। जिस आदमी को लिखना है ज्ञापन, उसका सीधे नाम लिखो, समझ गया ना। महोदय फिर आगे नहीं लिखा जाता है। इन सब में महोदय होता है। शासनादेश भी महोदय मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है। सरकारी पत्र में महोदय, समझ गया ना। संबोधन, परिपत्र कोई भी हो सकता है, शासनादेश भी और सरकारी पत्र भी, ठीक है। लेकिन ज्ञापन में क्या होता है, महोदय के साथ नहीं होता है, बल्कि सीधे जैसे आपने ज्ञापन लिखा, यहां पर ज्ञाप संख्या लिखा, यहां पर क्या लिखा, नीचे से आपने सीधे मैटर लिखना शुरू कर देते हो। विषय, संबोधन, ये सब चीजें नहीं होती हैं ज्ञापन में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ज्ञापन। संकल्प शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होगा, समझ गया ना। संकल्प बना है समधन कल्प से, ठीक है। पहले पद का अंत यदि क्या हो, मौ में हो, समझ गया ना, और दूसरा पद आरंभ हो किसी क्या में, स्पर्शी व्यंजन में, तो ऐसे में मौ हमेशा किस में बदल जाता है, अनुस्वार में, समझ गया ना। तो ये अनुस्वार बनेगा तो यहां लग जाएगा, बाकी क्या है, संकल्प। तो इसका मतलब क्या, म और नहीं, सम नहीं, क्या, सम, मौ में खत्म, ठीक है। तो इसका मतलब संकल्प शब्द में क्या है, उपसर्ग सम। अगला, गरिमा शब्द का सही प्रत्यय विन्यास है। गरिमा शब्द का सही प्रत्यय विन्यास है, यानी कि गरिमा शब्द को तोड़ा जाए तो क्या निकलेगा, समझ गया ना। गुरु धन ईमा, गरिमा किससे बना है, गुरु धन ईमा। अगर इसको जोड़ोगे, समझ गया ना, तो इसका पूरा क्या हो जाता है, वर्तनी ही चेंज हो जाती है, समझ गया ना। ये क्या बनेगा, गरिमा। गौ से ऊ की मात्रा हट जाएगी। और बहुत सारे ऐसे शब्दों में होता है, जैसे हम समाज लिखते हैं, लेकिन उसमें क्या लगाने से, इक लगाने से क्या हो जाता है, वो सामाजिक। यहां पर क्या लिखा था अभी हमने, समाज, क्या लिखा था। जैसे ही हम इसमें क्या लगाएंगे, प्रत्यय, क्या बन जाएगा, सामाजिक, न कि सामाजिक। तो इसका मतलब ये कहां से आया बताओ, प्रत्यय लगाने के कारण इसकी वर्तनी में चेंजेज आ जाते हैं। वैसे ही अगर आप गुरु के साथ ईमा लगाओगे तो इसकी वर्तनी में चेंजेज आ जाएंगे और वो बन जाएगा क्या, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है लव कुश। दो शब्द हैं, लव अलग कर दो, कुश अलग कर दो। लव भी एक संज्ञा, कुश भी एक संज्ञा, दोनों बराबर पद हो गए। प्रथम पद और दूसरा पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद समान हो तो कौन सा होता है, कौन सा होता है, द्वंद्व। भरपेट, पेट के आगे भर क्या लगा है, उपसर्ग, समझ गया ना। भर उपसर्ग अपने आप में क्या होता है, अव्यय। तो यही अव्ययी भाव समास हो गया। त्रिभुवन, त्रिभुवन क्या है, त्रि लगा है उसमें, द्विगु समास है। अगर त्रिभुवन को आप क्या कहते हो, ईश्वर कहते हो। त्रिभुवन को तीन भुवन का, तीनों का भुवन कहने की जगह क्या बोलते हो आप, ईश्वर बोलते हो ना, तो ये बहुब्रीहि हो गया, समझ गया ना। बाकी क्या है, छत्रधारी, छत्र को धारण करने वाला, यानी कि तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष होगा, छत्र को, यानी कि कर्ता ने कर्म, कर्म तत्पुरुष, ठीक है। तो ये तत्पुरुष है, ये द्विगु समास है, ये द्वंद्व समास है, ये क्या है, अव्ययी भाव। क्योंकि आपको ग्रामर आती है तो आपको सभी चारों के साथ शब्द पता होंगे, यही तो खास बात है ना। नहीं पता होंगे, बताओ। अगर आपको व्याकरण आता है तो आपको चार के चार क्या पता होंगे, समझ गया ना। जैसे ये है, श्याम ने गाना गाया, वाक्य में काल होगा, श्याम ने गाना गाया, यानी कि वाक्य खत्म हो चुका है, तो सामान्य भूत होगा, क्या होगा, सामान्य भूत। अगर ये पूर्ण होता तो क्या, श्याम गाना गा चुका है, गाना गा चुका है, ऐसा होता। अपूर्ण होता तो श्याम गाना गा रहा था, या यहां था भी लगा सकते हो, श्याम ने गाना गा, श्याम गाना गा चुका, श्याम गाना गा रहा था, क्या हो गया, अपूर्ण, समझ गया ना। तो आपको पता है ना कि क्या किस चीज से क्या बनेगा, क्योंकि देखो
व्याकरण का मतलब क्या होता है? नियम। व्याकरण का मतलब क्या होता है? नियम। समझ गया ना? और निश्चित नियम आपको पता है तो व्याकरण उससे बाहर है ही नहीं। इसीलिए तो व्याकरण वाले पोर्शन में 100% नंबर प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। समझ गया ना? 10 नंबर की व्याकरण आ गई तो 10 की 10 सही हो जाएगी। उसमें किसी भी तरह की क्या कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। समझ गया ना? अब शब्दों में पता नहीं कोई अनाप शनाप उठा करके कहीं से दे दे, समझ गया ना, तो वहां आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने 500 शब्द याद किए थे, समझ गया ना, विलोम शब्द, लेकिन उसने पता नहीं कौन सा दे दिया, उसके दिमाग में कुछ और आया, उसने दे दिया। अब उसकी होने की संभावना क्या? अगर आप उस शब्द को कहीं से सुने हो या कुछ उसका मीनिंग जानते हो तो लगा लोगे लमसम आइडिया कि हाँ ऐसा होगा। समझ गया ना? नहीं तो फिर वो आपके लिए खत्म हो जाएगा। ग्रामर में क्या खत्म होगा बताओ? जब आप जानते हैं तो सभी को जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं। अगर आपको संधि पूछी जाए इन शब्दों में तो किस में क्या संधि होगी आप आसानी से बता लोगे। समझ गया ना? आपने कहा कि लव कुश में कौन सी संधि, आप कहोगे कि इसमें तो कोई संधि होगी नहीं। कैसे होगी संधि बताओ? अगर जोड़ा है तो इसे हम क्या बोलते हैं? हिंदी की संधियां, मतलब देसी संधियां बोलते हैं। समझ गया ना? व्याकरणिक संधि लगेगी ही नहीं इसमें, इसमें भरपेट में नहीं लगेगी। समझ गया ना? इसमें नहीं लगेगी, इसमें नहीं लगेगी। सभी समास शब्द हैं ये, इसमें किसी में भी संधि का उपयोग होगा ही नहीं, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। ठीक है? क्योंकि आपकी संज्ञा हर शब्द में अप्लाई हो सकती है, आपके सर्वनाम हर शब्द में अप्लाई हो सकते हैं। आप बता दोगे इसमें है या नहीं है, तो कौन सा है? यही तो है, जानने के बाद आप यही कर पाते हो, और ये करना सीख गए तो फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। समझ रहे हो? श्याम ने गाना गाया, तो क्या है इसमें बताओ? गाना गाया में सामान्य भूत, क्योंकि गाना गाया। ठीक है? अगर इसमें सामान्य वर्तमान लेते, समझ गया ना, तो ये गाया में खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि गाया का मतलब खत्म हो चुका है, और जो खत्म हो चुका है वो क्या है? भूत। एक्चुअल में इसे भूत भी क्या बोलते हैं? आसन्न भूत भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? आसन्न भूत भी बोला जाता है। सामान्य भूत और आसन्न भूत बिल्कुल आसपास के होते हैं, और वहां से वर्तमान भी शुरू हो जाता है। ठीक है? तो ये किसमें आएगा? सामान्य भूत में। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, रेखांकित पद है। रेखांकित कौन है? गरीब। वैसे गरीब शब्द क्या है? किसी की विशेषता बताता है, तो क्या होना चाहिए? इसे विशेषण होना चाहिए, होना चाहिए ना? क्यों? विशेषता बता रहा है। लेकिन यहां क्या लिख रहा है? हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। यहां गरीबों की एक जाति बता रहा है। यहां पर गरीबों की क्या बता रहा है? जाति। जैसे देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, यानी कि सत्य बोलने वालों की जाति। यहां गरीबों मतलब जिनके पास कुछ नहीं है, उनकी जाति बता रहा है। तो ये क्या होगा? संज्ञा। यहां पर ये विशेषण नहीं है, मूल रूप से विशेषण शब्द है ये, लेकिन इस वाक्य में किसके लिए काम कर रहा है? ये संज्ञा के लिए। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, किस विशेषण शब्द में शब्द का निर्माण भाववाचक संज्ञा से हुआ है? किस विशेषण शब्द का निर्माण भाववाचक संज्ञा से? समझ गया ना? ये क्या है? चलता। चल क्या है? धातु। धातु क्या होती है? क्रिया। प्यारा क्या है? प्यार। किससे बना है? प्यार। प्यार अपने आप में क्या है? भाववाचक भाव है ना ये। रंगीन किससे बना है? रंग। रंग क्या होता है? गुण। गुणवाचक विशेषण। ये ऊंचा, ऊंचा नीचा लंबाई मापन, ये क्या बताता है? विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। तो ये भी विशेषण, ये भी विशेषण से बना, ये विशेषण, ये क्रिया। तो आपसे क्या पूछा है बताओ? मैंने क्या बोला? अगर आपको आता है तो आप हर शब्द को पहचान सकते हो व्याकरणिक दृष्टि से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गया ना? अगर आपसे कह दिया जाए कि इसमें सभी बताओ, तो आप सभी को लिख दोगे। क्या है? यही तो व्याकरण है। जिसको आती है वो सब पहचानेगा। समझ गया ना? उसके लिए ये नहीं कि प्रश्न पढ़ने के बाद उत्तर ढूंढना पड़ रहा है। समझ गया ना? ऑटोमेटिक उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है? वो कैसे करके भी छान करके फिल्टर करके निकाल ही लेगा उसमें से उत्तर। ठीक है? तो इसमें क्या है बताओ? क्या पूछा? भाववाचक संज्ञा से निर्मित है। कौन सा वाला? प्यार है भाववाचक संज्ञा, इससे प्यारा बन गया है। प्यारा क्या है? विशेषण। वह बहुत प्यारा व्यक्ति है। व्यक्ति के साथ प्यारा क्या है? उसकी विशेषता है। समझ गया ना? जब तक प्यार था वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, ज्वलन का सही तद्भव शब्द होगा। ज्वलन शब्द अपने आप में क्या है? तत्सम।
ये क्या है? तत्सम। समझ गया ना? ज्वलन से क्या बना है? जलना। क्या बना है? जलना। ये जलन होता तो ईर्ष्या हो जाता, लेकिन जलन अपने आप में क्या? तद्भव शब्द है। ईर्ष्या तद्भव है, तत्सम है, और जलन उसका क्या है? तद्भव। समझ गया ना? अब बहुत सारे लोगों ने ईर्ष्या लिख तो दिया है, अब वो खिसिया रहे हैं पीछे को कि हमने तो ईर्ष्या लिख दिया। पढ़ तो लो, ज्वलन है, जलन नहीं। और जलन होता भी तो उसका अर्थ नहीं होता ईर्ष्या, क्योंकि यहां पूछा क्या है? तद्भव। समझ गया ना? जलन शब्द अपने आप में ही तद्भव है या नहीं है? जलन, उसको जलन हो रही है, उसको ईर्ष्या हो रही है, तो ईर्ष्या शब्द क्या है? तत्सम। जलन शब्द अपने आप में क्या है? तद्भव है। समझ गया ना? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। देखो, कभी भी परीक्षा देते समय, किसी भी तरह की परीक्षा या टेस्ट देते समय प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ गया ना? प्रश्न को ध्यान से पढ़ते समय समय बचाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आपका पेपर टोटल किसका खेल है? जो दरोगा वाला पेपर है वो खेल है किसका? समय का। उसमें समय बचाने के चक्कर में प्रश्न को ही आधा अधूरा ना पढ़ें, प्रश्न पूरा पढ़ें। प्रश्न को पढ़ने से समय बचाने के चक्कर में प्रश्न खराब हो जाता है, कभी भी उसका मीनिंग गलत निकल जाता है। समझ गया ना? इसीलिए प्रश्न पूरा पढ़े, उससे बचा हुआ समय क्या आप कहीं यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। उसको अच्छे से पढ़े, क्योंकि वो आपको ले डूबेगा। ठीक है? समय बचाना है तो और जगहों पर बचाइए, अपनी कैलकुलेशन ठीक कीजिए, ठीक है, अपनी स्पीड बढ़ाइए, वो ठीक है, परंतु क्या प्रश्नों को अनमने तरीके से पढ़ना ये समय बचाने का सही उपाय नहीं है, ये आत्मघाती होता है। ठीक है? चलो।